गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम मस्त। ठीक है, तो ओम्स लॉ हमने स्टडी कर लिया था। ओम्स लॉ के साथ साथ उसका प्रूफ भी कर लिया है और क्या क्या कर लिया है, रेजिस्टिविटी भी कर ली है। ठीक है, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी ये कंप्लीट कर रखा है हमने। ठीक, इसके आगे चलते हैं हम। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी। वो रेसिप्रोकल है, दोनों एक ही बात है। तो रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी पर हम इफेक्ट पढ़ेंगे किसका? टेम्परेचर का। किसके लिए? फॉर कंडक्टर्स, कंडक्टर्स के लिए भी पढ़ेंगे, इंसुलेटर के लिए भी पढ़ेंगे एंड सेमी कंडक्टर, तीनों के लिए पढ़ना है। मेन कंडक्टर का इफेक्ट है वो हमें देखना है मेनली। ठीक है, तो कैसे देखेंगे? कल हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, क्या पढ़ा था हमने? ओम्स लॉ में एक प्रूफ आया था जिसे हमने बोल दिया था इट इज द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म थी वो ओम्स लॉ की। क्या था? J इज इक्वल टू सिग्मा ई। उसमें सिग्मा मैंने बोला था कि इसे सर्कल कर लो, ये यूज करना है हमें कल, तो वही यूज करेंगे, उसी को यूज करके आगे चलते हैं। ठीक, तो इफेक्ट देखेंगे हम, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी। ठीक है, फर्स्ट फॉर कंडक्टर, फॉर कंडक्टर्स। कंडक्टर्स की बात करते हैं। ठीक है, कंडक्टर्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करेंगे, कल वाला फॉर्मूला उठाते हैं और सिग्मा इज इक्वल टू था एन ई स्क्वायर अपॉन एम इंटू टॉ। ये फॉर्मूला था कल, सिग्मा की वैल्यू आई थी ओम्स लॉ के प्रूफ में, अब देख लेंगे। तो सिग्मा इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर अपॉन एम इंटू टॉ। अब क्या क्या है इसमें देखो, ई एंड एम आर कॉन्स्टेंट। ई और एम ये दोनों कैसे हैं? कांस्टेंट। तो सिग्मा विल डिपेंड ऑन एन एंड सिग्मा विल डिपेंड ऑन टॉ। ये दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा। कौन कौन है? सिग्मा एन पर डिपेंड करेगा। एन क्या है? नंबर डेंसिटी था। नंबर डेंसिटी क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और टॉ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। तो इन दोनों की डिपेंडेंसी देखते हैं टेम्परेचर पर, उससे सिग्मा की आ जाएगी और सिग्मा का ठीक उल्टा रेसिप्रोकल क्या होगा? रो, तो वो भी मिल जाएगा हमें। समझ में आ गई बात? तो हमें पहले इन दोनों को देखना है। अब देखो क्या करेंगे, समझने से ढंग से। एज टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, टेम्परेचर को जब हमने इंक्रीज किया तो क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो बॉन्ड ब्रेक होने की कंडीशन आ सकती है, हम बोल सकते हैं। और बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज। और जब हम इलेक्ट्रॉन्स जब बोलते हैं ना इस तरह से, तो ये समझ लेना कौन से इलेक्ट्रॉन है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है ये? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो सिग्मा भी इंक्रीज हो जाएगा। और सिग्मा इंक्रीज होगा तो रो विल डिक्रीज। रो इज इक्वल टू 1/, सिग्मा। ठीक है, अभी आधी बात हुई है, पूरी नहीं है। सेकंड पार्ट देखते हैं। जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं, तो हम पढ़ चुके हैं कि जो क्रिस्टल लैटिस होता है उसके आयन से वो कोलाइड करता है, टकराता है। टकराता है, जब वो कोलाइड करेगा, हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो जो आयंस होंगे उनकी वाइब्रेशंस, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जब जैसे एक इलेक्ट्रॉन ये जा रहा है सीधा, दो ये बैठे हुए हैं आयंस, यहाँ से निकल गया बीच में से, लेकिन अगर ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, इधर आएगा कभी इधर जा रहा है, तो इसके चांस, प्रोबेबिलिटी क्या है? कॉलिजन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, यानी कि कॉलिजन्स बढ़ जाएंगे। क्या होगा? जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ आयंस विल इंक्रीज। आयंस का जो एम्पलीट्यूड है वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये इंक्रीज हो गया। इससे क्या होगा? नंबर ऑफ कॉलिजन्स जो होंगे वो भी क्या हो जाएंगे? इंक्रीज। नंबर ऑफ कॉलिजन्स, जल्दी जल्दी टक्कर होगी। वर्ड को सुनना, जल्दी जल्दी, फास्ट। टाइमिंग, जब टक्कर जल्दी होगी तो टाइम कम हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो रिलैक्सेशन टाइम जो होगा वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। समझ गए? टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हुआ? जो आयंस थे उनके वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया। तो जब वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उनके कॉलिजन्स बढ़ जाएंगे। जब कॉलिजन्स बढ़ जाएंगे, पहले एक कॉलिजन यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ जाके, तो टाइम लगा इतना। अब एक यहाँ हुआ, एक बीच में हो गया, तो टाइम कम हो गया, तो रिलैक्सेशन टाइम विल डिक्रीज।
रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो फिर सिग्मा भी डिक्रीज होगा और रो विल इंक्रीज, रो विल इंक्रीज। यहां पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब वही स्मॉल एन जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और जब स्मॉल एन इंक्रीज हो गया तो सिग्मा भी इंक्रीज हो गया, सिग्मा इंक्रीज। इस रिजल्ट को देखो और इस रिजल्ट को देखो, ऐसा लग रहा है उल्टा उल्टा चल रहा है। सही है, ये सिग्मा यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर सिग्मा डिक्रीज हो रहा है। और ये दोनों पे ही डिपेंड कर रहा है सिग्मा, ये इंक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। तो क्या करें, जब दो लोग हों तो फिर क्या है, जो ताकतवर होगा वही काम करेगा। तो हमें ये देखना पड़ेगा इनमें से इफेक्ट किसका ज़्यादा पड़ेगा, इफेक्ट जो है वो किसका ज़्यादा है, इफेक्ट ऑफ टॉ ज़्यादा है या फिर इफेक्ट ऑफ एन ज़्यादा है। तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही होते हैं। अब और टेम्परेचर इंक्रीज करने से स्मॉल एन यानी कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर बहुत इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो जब इसका इफेक्ट भी कम रहेगा तो इस पर भी चेंज कम ही होगा। ओवरऑल इफेक्ट हमें ये दिखाई देगा, ठीक है। इफेक्ट तो पड़ेगा लेकिन बहुत कम, जब बहुत कम इफेक्ट पड़ रहा है तो हम इसे निगलेक्ट कर देते हैं और ओवरऑल इफेक्ट इसका दिखाई देगा। तो क्या रिजल्ट निकल के आया कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज्ड, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ आयंस इज आल्सो इंक्रीज, ड्यू टू विच नंबर ऑफ कॉलिजन्स between electron and ions is increased, so relaxation time will decrease, and relaxation time will decrease, therefore sigma conductivity will also decrease and the resistivity will increase। ठीक है, तो ये इफेक्ट आ गया एक हमारे पास, ये इस फॉर्मूला से आया। तो इस बात को ढंग से समझ लो। अब एक फॉर्मूला और है जो हमें डायरेक्ट लिखना है, उसका भी ऐसा डेरिवेशन नहीं है, डेरिवेशन चाहे भी तो भी उसी में से निकलता है, अलग से कुछ नहीं। कंसीडर कर लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी रो नॉट या रो जीरो है, एंड एट टी डिग्री सेल्सियस रेजिस्टिविटी इज रो टी। कंसीडर कर लिया हमने, कंसीडर एट 0 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इज रो जीरो एंड एट टी डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इज रो टी, देन रो टी will be equal to rho 0 1 plus alpha delta t। ये फॉर्मूला लर्न कर लेते हैं, वैसे 11th क्लास में पढ़ा है हमने लीनियर एक्सपेंशन में, एल टी इज इक्वल टू एल जीरो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यही सेम फॉर्मूला है, बस अल्फा थोड़ा सा डिफर करेगा, बाकी है वही। रो टी पता लग गया, रो जीरो पता है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर है, एंड अल्फा इज, अल्फा क्या है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। क्या है ये, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो अभी मैं बोल रहा था कि इसे चाहो तो डायरेक्ट लर्न कर लो, और अगर नहीं हम तो ड्राइव ही करेंगे सर इसे, तो कुछ नया नहीं है, बस एक जरा सी बात लर्न करनी है तुम्हें इसी के साथ। जो ये चेंज इन रेजिस्टिविटी है रो टी माइनस रो जीरो विल डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड करता है, इनिशियल रेजिस्टिविटी पर, एंड चेंज इन रेजिस्टिविटी ऑल्सो डिपेंड अपॉन डेल्टा टी। ये दो बातें लर्न करनी पड़ेंगी अलग से भाई। जितनी रेजिस्टिविटी स्टार्टिंग में इनिशियली कम होगी उतना ही चेंज भी कम होगा, जितनी ज़्यादा होगी उतना चेंज ज़्यादा होगा। और दूसरा टेम्परेचर पर इफेक्ट पड़ रहा है, टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, टेम्परेचर जितना ज़्यादा रखेंगे, चेंज इन टेम्परेचर मतलब पहले टेम्परेचर बहुत कम फिर एकदम बहुत ज़्यादा कर दिया हमने, या फिर पहले टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है अचानक बहुत कम कर दिया हमने, तो टेम्परेचर में चेंज जितना ज़्यादा रखोगे उतना रेजिस्टिविटी में भी चेंज ज़्यादा है। ठीक है, तो इसकी नीड नहीं है, डायरेक्ट चल रहा है यहाँ से। अगर हम इससे अल्फा का फॉर्मूला चाहें तो क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई कर दो और इसे इधर ले आओ, रो टी माइनस रो ज़ीरो, और रो ज़ीरो के साथ इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, रो ज़ीरो इंटू डेल्टा टी। इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा रो अपॉन रो ज़ीरो इंटू डेल्टा टी, लिख सकते हैं डेल्टा रो चेंज इन रेजिस्टिविटी, रो ज़ीरो इनिशियल रेजिस्टिविटी, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। अब ऐसा क्यों लिखा, ऐसा इसलिए लिखा, अल्फा को डिफाइन कर सकते हैं हम, द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू चेंज इन रेजिस्टिविटी, इज इक्वल टू चेंज इन रेजिस्टिविटी फॉर यूनिट
resistivity when change in temperature is unit, ठीक है, when change in temperature is unit, then दोनों बातों को एक कंबाइंड बोल दो, when change in temperature is unit and initial resistivity is unit, then change in resistivity will be equal to, क्या है ये, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ऐसे डिफाइन कर सकते हो, अपनी मर्जी से बना सकते हो। ये भी रेजिस्टिविटी है, ये भी रेजिस्टिविटी है, कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गए। बचा कौन नीचे, टेम्परेचर। नीचे कौन बचा, टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट क्या है, केल्विन और सेल्सियस। तो पर डिग्री सेल्सियस या फिर पर केल्विन इसकी यूनिट तैयार, पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन इसकी यूनिट हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो बस फॉर्मूला लर्न करना है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बड़े आराम से सब कुछ लिख सकते हैं इससे, ठीक है। चलो ले भाई स्क्रीनशॉट इसका। हो गया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो ये बात हुई कंडक्टर्स की, ठीक। कंडक्टर के लिए एक और बात लर्न कर लो, अल्फा जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा कंडक्टर्स के लिए। अगर अल्फा पॉजिटिव नहीं हुआ तो देखना रो टी इज इक्वल टू रो जीरो प्लस रो जीरो अल्फा डेल्टा टी, यही फॉर्मूला है। रो जीरो को मल्टीप्लाई कर दिया बस हमने। इसमें क्या है, रो जीरो प्लस दिस, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये आएगी जो इनिशियल से ज़्यादा होगी। टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर प्लस है तो, और यहाँ माइनस हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। इंसुलेटर के लिए निगेटिव होता है, अल्फा की जो वैल्यू है फॉर इंसुलेटर इट इज निगेटिव, बट फॉर कंडक्टर इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर। तो ये कंडक्टर्स के लिए चेंज हो गया टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से किस में चेंज आ गया, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, ठीक। इसके बाद बात करते हैं सेकेंड, इंसुलेटर्स। इंसुलेटर के लिए भी एक सिंपल सा फॉर्मूला लर्न करना है हमें फॉर इंसुलेटर्स। सेकेंड, इंसुलेटर के लिए क्या करना है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, देखो। इंसुलेटर के लिए क्या है, रो टी इज इक्वल टू रो जीरो ईज टू पावर ईजी अपॉन के टी। अब इसमें कुछ नए वर्ड्स आ गए, रो टी पता है, रो जीरो पता है। ईजी ये 9th यूनिट में पढ़ेंगे, वैसे केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा। ईजी क्या है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या है ये, फॉरबिडन एनर्जी गैप। किसके बीच में होता है ये एनर्जी गैप, होता है दो बैंड्स हैं, कौन कौन से, कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड। कौन कौन से हैं, कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड के बीच का ये गैप है, एनर्जी गैप, उसे बोलते हैं ईजी। के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, सही है। टी टेम्परेचर, टी क्या है, टेम्परेचर। तो क्या है, इस फॉर्मूला को अगर हम बेस लेके चलें तो ये बता रहा है कि रेजिस्टिविटी जो होगी हमारी फॉर इंसुलेटर्स वो क्या होगी, इसका उल्टा होगी। इसका उल्टा होगी मतलब क्या होगी, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, रेजिस्टिविटी ऑफ द इंसुलेटर विल डिक्रीज। जब हमने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ठीक है। उल्टा है, ऐसे याद कर लो, इसको लर्न कर लो। इंसुलेटर में उल्टा है, और वो भी कैसे डिक्रीज हो रही है, कैसे डिक्रीज होगी, कैसे होगी, ईज टू पावर में। ईज टू पावर मतलब एक्सपोनेंशियली होगी। कैसे होगी वो, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है। कैसे, देखो हमने क्या करना है, टेम्परेचर को इंक्रीज करना है, और जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ये टेम्परेचर इसे इंक्रीज करेंगे, जीरो से इंक्रीज करेंगे, तो रेजिस्टिविटी जो होगी वो डिक्रीज होगी एक्सपोनेंशियली, इस तरह से। टच नहीं करेंगे, यहाँ जीरो टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू होगी रो जीरो। अगर हम इसे जीरो कर दें तो क्या होगा, रो टी रो जीरो के इक्वल होगा। तो इनिशियल जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, रो जीरो, ठीक है। इनिशियली रो जीरो होगी, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे इसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी,
और वो भी कैसे, इस फॉर्मूला से एक्सपोनेंशियली वैल्यू डिक्रीज होगी। कैसे होगी? एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगी। क्लियर हो गया ये? तो इंसुलेटर की बात हुई। यही सेम सेमीकंडक्टर के लिए। सेमीकंडक्टर का कंसेप्ट पढ़ेंगे हम 9th यूनिट में जाके, बस अभी थोड़ा सा समझ लो। सेमीकंडक्टर में भी यही है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होते हैं। क्या होता है? वहाँ पर बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, और बॉन्ड ब्रेक होने से हमें इलेक्ट्रॉन्स या कहूँ चार्ज कैरियर्स ज़्यादा मिलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कैरियर ज़्यादा मिलेंगे, चार्ज ज़्यादा मिलेगा तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी और रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो, रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो। तो सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर दोनों में सेम इफेक्ट दिखाई देगा। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर दोनों में सेम इफेक्ट दिखाई देगा। ठीक है, तो ये अच्छा टॉपिक है, ढंग से समझ लेना, एक बार और रिमाइंड करके समझ लेना, रिवाइंड करके। इसी को दोबारा देखो, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टिविटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, लेकिन कंडक्टिविटी इंक्रीज होने लगेगी। समझ में आया? टेम्परेचर, कंडक्टर का टेम्परेचर अगर हमने कम किया तो उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। टेम्परेचर कम करेंगे तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होने लगती है। समझ गए? अब क्या है, एक साइंटिस्ट थे कार्मलिंग ओन्स, कार्मलिंग ओन्स साइंटिस्ट हैं। साइंटिस्ट इज कार्मलिंग ओन्स। इन्होंने क्या किया, मरकरी पर एक एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि 4.2 केल्विन टेम्परेचर पर जब ये पहुंचे, टेम्परेचर कम करते चले गए और कितना टेम्परेचर कर लिया इन्होंने? 4.2 केल्विन देखा, तो इन्होंने पाया कि भाई आर की वैल्यू अप्रोक्स 0 मिल रही है हमें। रेजिस्टेंस ऑफ द मरकरी बिकम्स अप्रोक्स 0। ये आ रहा था 10⁻⁻25 ओम अप्रोक्स। तो -25 मतलब डेसिमल में चले गए, तो अप्रोक्स कितना आ रहा था? 0। तो टेम्परेचर को रिड्यूस किया, डिक्रीज करके, और कहाँ पहुँचे? 4.2 केल्विन पर पहुँचे। तो उन्होंने देखा कि इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया? 0। अगर ऐसा हो जाए तो कितना बढ़िया हो। क्यों? रेजिस्टेंस जिसका कम होगा उसमें हम एक बार करंट दे देंगे तो करंट चलता ही रहेगा उसमें। करंट को जो रोकता है वही फैक्टर तो रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस ही खत्म कर दें अगर उसका किसी तरह से, तो फिर फायदा ही फायदा है। रेजिस्टेंस खत्म होने का मतलब हुआ एनर्जी बहुत कम यूज़ हुआ करेगी, तो मौज आ जाएगी। तो इन्होंने देखा कि हाँ ऐसा हो रहा है। ऐसे कंडक्टर्स जिनकी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस की वैल्यू अप्रॉक्स 0 हो जाए, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सुपर कंडक्टर्स। द कंडक्टर्स whose resistivity or resistance becomes approx 0 are known as superconductors, and this phenomena is known as superconductivity. What is this? Superconductivity. This is superconductivity. What is superconductivity? And the temperature at which the resistance approx becomes 0 is known as critical temperature. इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। जैसे मरकरी का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना हो गया? 4.2 केल्विन हो गई। ठीक है, अब कि भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, टेम्परेचर कम करते जाओ, रेजिस्टेंस जो होगा वो कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कम होने से हम उसे बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर पाएंगे। तो अच्छा है। अच्छा, फिर कर क्यों नहीं रहे ऐसा? अगर अच्छा है तो कर क्यों नहीं रहे? तो कर इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये प्रॉब्लम कर रहा है। हम नॉर्मली कितने टेम्परेचर पर रहते हैं? हम नॉर्मली रहते हैं 300 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, अप्रॉक्स हमने ले लिया है 300, और ज़्यादा ही रहते हैं तो मिनिमम ऐसा सोच लो, मिनिमम सा ले लिया है हमने। तब भी हम 300 केल्विन अगर हम सोचें, और हम कहाँ पहुँच रहे हैं? 4.2 केल्विन पे। तो इतना कम टेम्परेचर हम नॉर्मली लैब में या फिर एक्सपेरिमेंट जहाँ हम कर रहे हो वहाँ पर तो हम इसे यूज़ कर पाएंगे, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि हम जनरल यूज़ में से ले लें? नहीं कर सकते। ठीक है, पहले फ़ायदे सुनते हैं, तब सोचेंगे करेंगे कैसे। एक तो यही फ़ायदा हो गया कि हमने क्या किया, किसी सर्किट में करंट दे दें तो वो करंट जो होगा उसमें फ्लो होता रहेगा ड्यू टू रेजिस्टेंस इज लो और 0। तो करंट चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, वो ख़त्म ही नहीं होगा। ठीक है, अब एक तरह सोचो ये वायलेशन ऑफ एनर्जी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, उसका वायलेशन है।
है ना, कि एक बार एनर्जी दे दी तो कभी ख़त्म ही नहीं होगी, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वैसे तो बात सही है, क्योंकि एनर्जी तुमने एक बार दे दी तो वो एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म में चेंज होगी। अब रेजिस्टेंस रहता है तो वहाँ हीट में या किसी और में चेंज हो जाती है। जब रेजिस्टेंस खत्म हो गया तो हम जो एनर्जी दे देंगे वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, तो वेरिएशन नहीं हो रहा, प्रॉपर ऐसा ही रूल है एकदम। ठीक है, अब क्या है, एक तो ये, दूसरा अगर हम मैग्नेट बनाते हैं इलेक्ट्रिक करंट से, लेकिन अगर हम सुपर कंडक्टर यूज़ करके मैग्नेट बनाएंगे, सुपर कंडक्टर की हेल्प से अगर मैग्नेट बनाएंगे तो वो नॉर्मल जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होगी उसका 10 टाइम्स मोर पावरफुल होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेट विल बी 10 टाइम्स मोर पावरफुल देन अ ऑर्डिनरी इलेक्ट्रोमैग्नेट। कब? कंडीशन जब हम उसमें सुपर कंडक्टर को यूज़ करें। सुपर कंप्यूटर्स बना सकते हैं क्योंकि उनकी स्पीड बढ़ जाएगी करंट की फ्लो की वजह से। सुपर कंप्यूटर्स बन सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम, और क्या कर सकते हैं बोलो, ऐसे सोच के देखो। करंट का क्या, ट्रांसमिशन जो लाइंस होती हैं जिसके करंट एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, बिजली के जो तार हैं, उन्हें हम कंडक्टर, अगर सुपर कंडक्टर में चेंज कर दें उन्हें, तो लाइन लॉस जो होता है, लाइन में फ्लो होने की वजह से लॉस होता है, वो ख़त्म हो जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल पाएगी। लेकिन प्रॉब्लम वही है, क्या प्रॉब्लम है, दिस टेम्परेचर इज़ द प्रॉब्लम। क्या है, ये बहुत कम है। और बहुत सारे कंडक्टर्स को यूज़ करके और मिक्स्ड कुछ बना के कुछ कोशिश की है साइंटिस्ट ने, लेकिन फिर भी अप्रॉक्स 160 केल्विन तक आ पाए हैं ये, और 10-5 बढ़ गए होंगे बस, तो 160 केल्विन तक पहुँचे हैं। अभी भी 160 केल्विन का मतलब है अगर हम इसे 173 बोल दें तो भी माइनस में 100 चल रहे हो। अब -100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सोचो। हाँ, अब लग रहा होगा, हाँ ये तो बात सही, -100 कैसे होगा, अभी तक नहीं लग रहा होगा ना, 300 केल्विन बोल रहे थे तब, या ये 4.2 केल्विन बोल रहे थे, माइनस में 100, तो माइनस में 100 पॉसिबल नहीं है। इसलिए सुपर कंडक्टर्स का हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, लेबोरेटरी में यूज़ कर रहे हैं, लैब में यूज़ कर रहे हैं, कहीं कर रहे हैं, वो अलग बात है। बाकी जनरल हम यूज़ अभी नहीं कर सकते। हमें ऐसा एलॉय चाहिए या ऐसा कंडक्टर चाहिए जिसकी कि क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू अप्रॉक्स 300 केल्विन तो हो, तो यूज़ कर पाएंगे, अदरवाइज यूज़ नहीं कर सकते। क्लियर? तो ये बात क्लियर हो गई हमारी। क्या था ये, सुपर कंडक्टिविटी। तो सुपर कंडक्टिविटी क्या है, व्हेन टेम्परेचर इज रिड्यूस देन द कंडक्टिविटी विल इंक्रीज एंड रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर विल अप्रॉक्स 0. This phenomena is known as superconductivity and the conductor is known as superconductor, and the temperature at which resistance becomes 0 is known as critical temperature. क्लियर? ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। हमने दो वर्ड्स हैं, एक है रेजिस्टेंस, एक है रजिस्टर, दोनों में कुछ डिफरेंस है क्या, रेजिस्टेंस और रजिस्टर। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है, और रजिस्टर क्या है, रजिस्टर वो डिवाइस है जो करंट फ्लो में बैरियर लगाएगी, और ये वो प्रॉपर्टी है जो करंट फ्लो में बैरियर लगाती है। ये डिफरेंस है, मतलब ये जो है अगर हम इसे बोले तो रजिस्टर है, लेकिन जब इसे करंट फ्लो कराते हैं तो इसको हम बोलते हैं इसका रेजिस्टेंस इतना है, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस है वो। तो अब वो रेजिस्टेंस कितना होगा वो कैसे पता लगाएंगे, जो रजिस्टर हमने यूज़ किया उसका रेजिस्टेंस कितना है, उसकी वैल्यू कैसे पता लगाएंगे। उसकी वैल्यू के लिए हमें पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक, और वो है कार्बन रजिस्टर। क्या पढ़ना है, कार्बन रजिस्टर। कार्बन रजिस्टर क्या है, देखो कार्बन रजिस्टर क्या है, कार्बन रजिस्टर क्या है, कार्बन पाउडर लिया हमने, कार्बन पाउडर लिया और उस कार्बन पाउडर को हमने किसी बाइंडिंग एजेंट के साथ मिला दिया, कुछ ऐसा जिससे वो मिल सके, और मिलाने के बाद उसका एक सिलेंडर बनाया और दोनों तरफ कंडक्टर वायर्स लगा दिए। ये तैयार हो गया हमारा कार्बन रजिस्टर। कार्बन का पाउडर लिया, पाउडर लेने के बाद हमने उसे क्या किया, किसी बाइंडिंग एजेंट के साथ मिलाया और मिला के एक सिलेंडर बनाया, उसके एक तरफ कंडक्टर दूसरी तरफ कंडक्टर वायर्स लगा के ये तैयार कर लिया कार्बन रजिस्टर। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है, जब हमने इसे बनाया हमें तो पता था कि कितना रेजिस्टेंस है इसका, लेकिन हमने इसे बेच दिया। अब जब यहाँ गया वो उसे तो पता ही नहीं लगेगा, पता नहीं कितने के हाथों से होते हुए जाएगा वहाँ तक, तो कौन पता लगा लेगा इसका रेजिस्टेंस कितना है।
तो हमें इस पर मार्क करना पड़ेगा इसका रेजिस्टेंस इतना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम इस पर मार्क बनाने के लिए, रेजिस्टेंस की वैल्यू बताने के लिए 4 कलर्ड स्ट्रिप्स बनाते हैं। 1 2 3 4, 4 इस पर कलर्ड स्ट्रिप्स होंगी, धारियाँ जैसी बन जाएंगी स्ट्रिप्स। वो ये बता देंगे कि इसका रेजिस्टेंस कितना है। कैसे बताएंगी? फर्स्ट जो 2 स्ट्रिप्स होंगी वो बताएंगी उस फिगर को, सिग्निफिकेंट फिगर या डिजिट, कितनी वैल्यू है, 25 29 हाँ 19 29 39 59 75, वो वैल्यू बताएंगी। कौन? फर्स्ट 2 स्ट्रिप्स। थर्ड स्ट्रिप क्या बताती है? थर्ड स्ट्रिप बताती है मल्टीपल को, मतलब पावर्स कितनी है, 10 टू पावर में क्या वैल्यू है। भाई ये 2 डिजिट बताएगी, केवल 2 डिजिट, 99 तक ही तो पहुंचे और उसका रेजिस्टेंस 1000 है, तो ये तो बता नहीं पाएगा। तो 1000 है, इसका मतलब क्या हुआ, वो पावर्स बताएगा। कौन? थर्ड स्ट्रिप। थर्ड स्ट्रिप क्या बताएगी? मल्टीपल के पावर्स कितनी है। और फोर्थ जो है वो टॉलरेंस बताता है। क्या बताता है? टॉलरेंस। टॉलरेंस ऐसे समझ लो जैसे परसेंटेज एरर बोल सकते हो तुम, है ना, उल्टा भी बोल सकते हो, परसेंटेज सिग्निफिकेंट कितना है वो, मतलब 5% एरर है इसमें, तो 5% वो वैल्यू या तो कम होगी या फिर 5% ज़्यादा हो, वो बताएगी फोर्थ स्ट्रिप। तो 4 स्ट्रिप्स हैं इसके पास में। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट 2 स्ट्रिप क्या बताती हैं? फर्स्ट 2 स्ट्रिप बताती हैं डिजिट को, मतलब एक तरह से स्टार्ट करेंगे अगर हम 0 से लेके और 99 तक जाएंगे, 2 डिजिट बना देंगे बस वो, 0 से 9 तक के कोई भी 2 डिजिट आ जाएंगे पहली और दूसरी से, तो 2 डिजिट हो गए। थर्ड स्ट्रिप क्या बताती है? मल्टीपल को बताई कि 10 टू पावर कितनी वैल्यू। और फोर्थ स्ट्रिप क्या बताती है? टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या है? परसेंटेज एरर है वो, कि इतने परसेंट कम या इतने परसेंट ज़्यादा। क्लियर? ठीक है, तो ये बात हुई इसकी। अब बात आती है कलर्ड स्ट्रिप कौन से कलर की है। तो कलर के लिए क्या करेंगे, एक लाइन पहले लर्न करते हैं तब बनाएंगे फिगर। वो है बी रॉय इन ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। एक सेंटेंस है सिंपल सा, इंग्लिश का एक सिंपल सेंटेंस लर्न कर लो। क्या है? बीबी रॉय, बीबी रॉय किसी का नेम होगा। बीबी रॉय कहाँ पर हैं वो? इन ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन में रह रहे हैं वो भाई साहब। क्या है उनके पास? हाँ, हैज़ वेरी गुड वाइफ, तो उनके पास एक बहुत अच्छी सी कौन है? वाइफ है। बस इसमें वो कलर्स हैं जो हमें बता देंगे स्ट्रिप्स के। कैसे? जो कैपिटल लेटर्स लिखे हुए हैं ना उन सबको इसमें से निकालो। बी रॉय इन ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। देख लो, बी रॉय इन ग्रेट ब्रिटेन हैज़ में कुछ नहीं है, वेरी गुड वाइफ। आ गए? डार्क टू लाइट कलर चलेंगे, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे एंड वाइट। ये कलर्स हो गए हमारे पास में। क्या आ गए? कलर्स। तो कलर लर्न करने के लिए इसे लर्न कर लेंगे। ये टेबल तैयार। अब पहली जो 2 स्ट्रिप है वो क्या बताती है? सिग्निफिकेंट डिजिट। तो सिग्निफिकेंट डिजिट 0 से स्टार्ट करो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सही है, ये भी सही है। 9 ही डिजिट होते हैं, इससे ज़्यादा तो होंगे ही नहीं। तो फर्स्ट 2 फिगर्स या डिजिट बताएगा वो ये आ गया हमारे पास, 0 to 9। थर्ड स्टेप क्या बताती है? थर्ड स्टेप बताएगी मल्टीपल को, और मल्टीपल का मतलब मैंने बताया कि 10 टू पावर में इसी को लिखते जाओ। ठीक है, 10 टू पावर 9, ये आ गया हमारे पास मल्टीपल। तो इसी से मल्टीपल भी तैयार हो गया। अब जरा देखो, ये हमारे पास सब कार्बन रजिस्टर है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। फर्स्ट इधर है, लेकिन किसी ने अगर इसे उल्टा पकड़ लिया तो फिर कैसे चलेगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ।
मतलब यही फर्स्ट भी हो सकती है और यही लास्ट भी हो सकती है। तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा कि फर्स्ट कौन सी और लास्ट कौन सी है, उस पर नंबरिंग लिखें 1 2 3 4। उससे बचने के लिए क्या किया गया कि फोर्थ स्ट्रिप दो अलग कलर में तैयार की। इनमें से कोई कलर नहीं था, वो दो अलग कलर थे। कौन से दो कलर थे? वो थे गोल्डन एंड सिल्वरी। गोल्डन एंड सिल्वरी दो अलग कलर हैं, और उसके लिए गोल्डन और सिल्वरी के लिए ये ±5% एंड प्लस माइनस में 10% का टॉलरेंस है। क्या है टॉलरेंस? 10% और 5%। गोल्डन के लिए 5%, सिल्वरी के लिए 10%। मतलब लास्ट स्ट्रिप जो होगी वो या तो गोल्डन होगी या सिल्वरी होगी, तो उसमें टॉलरेंस 5% और 10% होगी। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है लास्ट स्ट्रिप नो कलर, मतलब कोई कलर ही नहीं हो। अगर लास्ट स्ट्रिप में कोई कलर नहीं होगा तो उसके टॉलरेंस की वैल्यू 20% होगी प्लस माइनस में। या तो 20% रेजिस्टेंस ज़्यादा हो सकता है या फिर 20% कम हो सकता है। भाई हमने जब बनाया तो एकदम फिक्स तो बन नहीं पाएगा उसकी वैल्यू, तो इसलिए टॉलरेंस ऐड किया कि या तो इतना कम या इतना ज़्यादा, तो उतना वेरी कर सकता है। तो ये लर्न करना पड़ेगा, ये तो हमें बिना इसके काम नहीं चलने वाला है। और लर्न जब हो जाएगा तो फिर कुछ है ही नहीं। कैसे नहीं है? जैसे सपोज ये रेड, सेकंड इज ऑरेंज, थर्ड इज येलो एंड फोर्थ इज सिल्वरी। ये सपोज हमें दे दी, फर्स्ट रेड है और सेकंड ऑरेंज है, तो ये हो गया 23। देखो रेड और ऑरेंज, रेड 2 ऑरेंज 3। अगर ये थर्ड वाली सेकंड वाली ब्लू होती तो यहाँ से क्या ले लेते 6, तो यहाँ 6 आ जाता। ठीक है। तो फर्स्ट 2 स्ट्रिप के कलर से हमें डिजिट उठाना है, केवल ये बना के। इनटू येलो इज दिस 10⁴, 10⁴ प्लस माइनस सिल्वरी 10%। ये है रेजिस्टेंस R। मतलब